हेलो एवरीवन। सो हम वापस से अपना हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के पार्ट 2 पर आ गए हैं। सो ये बी और बीकॉम वाले बच्चों के लिए है। हमने लास्ट वीडियो में इकाई 1 मतलब कि यूनिट 1 के दोनों चैप्टर्स को कवर किया था और उसमें देखा था हमने संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, उसकी अवधारणा, उसकी परिभाषा, उसके बारे का महत्व, उसके तत्व, साथ ही साथ संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया, उसके तत्व, ठीक है। और साथ ही साथ हमने संचार के बारे में भी देखा था और संचार समाज में क्या भूमिका निभाता है, उसके आयाम, हमने ये सब चीज़ें लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 देख सकते हो पहले, एंड देन आप पार्ट 2 पर आ सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका ये यूनिट 2। इसमें चारों पार्ट आपके कवर हैं, तो स्टार्ट करते हैं संप्रेक्षण के प्रकार से। संप्रेक्षण का हमने लास्ट वीडियो में देखा था और समझा था पार्ट 1 में कि संप्रेक्षण से हमें क्या समझ में आता है। तो आज हम देखते हैं संप्रेक्षण के प्रकार, मतलब कि उसके कितने टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा मानव जाति की सबसे अनमोल संपत्ति है, ठीक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही मनुष्य क्या कर पाता है, अपने विचारों को, भावनाओं को, अपनी जो भी सूचनाएं एक दूसरे से क्या कर सकता है, बता सकता है, या एक दूसरे को क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। तो अगर भाषा नहीं होती तो ये सब मुमकिन नहीं था। भाषा हमारी संस्कृति का परिचायक भी है और संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। इसीलिए आपकी पुस्तक के अनुसार जो भी संप्रेषण है उसमें बताया गया है कि जो संप्रेषण है वो 3 भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स का है। आभाषिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो हम देखते हैं ये क्या होता है। आभाषिक संप्रेषण वह होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम चिन्हों का, संकेत, प्रतीक, हाव भाव आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं होता, फिर भी संदेश समझ आ जाता है। हम किसी को बोलते हैं ना इशारों से कि यस, हम किसी को थंब कहते हैं कि ओके, स्माइल करते हैं कि हम हैप्पी हैं। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, हमें वहाँ स्टॉप होना है। मम्मी की अगर गुस्से वाली आंखें देख ली तो हम क्या करते हैं, वहीं तो रुक जाओ, वरना तो आगे बिल्कुल फंस जाएंगे, है ना। करते हैं ना, समझ पाते हैं ना। तो ये है आभाषिक संप्रेषण के बारे में। मौखिक मतलब जो हमारे मुंह से बोलेगी बात, मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें वक्ता और श्रोता आमने सामने बातचीत करते हैं और अपने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखित संप्रेषण में फीडबैक मौखिक संप्रेषण जितनी जल्दी नहीं मिलता, फिर भी ये स्थायी और प्रभावशाली होता है, क्योंकि लिखित संप्रेषण ज्ञान और सूचना को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। जैसे कि मैं आपको ये पीडीएफ में जो भी पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, लिखित संप्रेषण है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संप्रेषण की चुनौतियाँ। सूचना का संप्रेषण किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें विचार, भावनाएं, सूचनाएं, अभिव्यक्तियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन क्या होता है, कई बार संप्रेषण करते हुए ना काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है कि जो संदेश होता है वो सही तरीके से सामने वाले तक पहुंच नहीं पाता। इसकी ना बहुत सारी मुख्य आप ये कह लो श्रेणियां हैं जिसको हम देखेंगे, जैसे कि मनोवैज्ञानिक, यांत्रिक, अर्थगत, भौतिक, भाषिक, सांस्कृतिक, ठीक है। तो हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक चुनौती। हर व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार और सोच अलग अलग होती है। जैसे मेरी सोच एक चीज़ को लेकर अलग होगी, मेरे व्यूज़ अलग होंगे, आपके भी अलग होंगे। तो ये पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, लोग संदेश को अपने अनुभव और मानसिक स्थिति के आधार पर समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जिस तरीके से बच्चों को समझाना चाह रहे हैं वो उस तरीके से उस बात को नहीं लेना चाह रहा होता, वो उस जोन में नहीं हो रहा होता। होता है ना कभी कभार ऐसा। कई बार हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, इससे संदेश क्या होता है, वो सही जो हम समझाना चाह रहे थे उसका वो अर्थ रहता ही नहीं है, वो क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने और भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पॉज करके इस वीडियो को पढ़ लेना, ठीक है। मैं आगे चलती हूँ अभी। प्रतिवेदन का अर्थ और स्वरूप। तो प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट से आया। इसका मतलब होता है सूचना देना, विवरण प्रस्तुत करना, तथ्यात्मक जानकारी देना। प्रतिवेदन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिपोर्ट। आपने कभी ना कभी रिपोर्ट वर्ड पढ़ा ही होगा। और रिपोर्ट, अब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हो तो आप अब से पहले कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं आपने रिपोर्ट का नाम सुना होगा। जैसे कि डॉक्टर ने हमसे कोई एक टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट मांगी, ठीक है। प्रैक्टिकल किया, हमने उसकी एक रिपोर्ट अपने टीचर को सबमिट करी, ठीक है। ये सब वही रिपोर्ट्स हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन। स्वरूप, उसका प्रतिवेदन का फॉर्म क्या है, तथ्य आधारित होना चाहिए, स्पष्ट और क्रमबद्ध होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, सो कोई भी उसको इजीली पढ़ पाए और इजीली समझ में आए, तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है। प्रतिपादन के प्रमुख तत्व प्लस प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया। तो प्रतिवेदन के तत्व क्या है,
बेसिकली रिपोर्ट में जो आपका टॉपिक होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका डेटा कलेक्शन लिखा होना चाहिए, उसमें एनालिसिस होना चाहिए, उसमें कंक्लूजन भी ऐड ऑन होना चाहिए और उसमें आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये सारे तत्व एक रिपोर्ट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आप अपनी बुक की हेल्प लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे आप लिख सकते हो। तो प्रमुख तत्व हैं ये प्रतिवेदन के, तो आपको इसको स्किप नहीं करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अपने एग्जाम के लिए काफ़ी बार पूछा गया है। प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया, तो प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, क्या स्टेप बाय स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1, विषय को अच्छी तरह समझना, उसका अध्याय एवं सामग्री संग्रह करना, तथ्य और प्रमाण जुटाना, विश्लेषण और वर्गीकरण करना, उसका ड्राफ्ट तैयार करना और अंतिम प्रतिवेदन तैयार करना। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस आपके सब्जेक्ट हिंदी संप्रेषण और संचार पर बनानी है वीडियो। ठीक है, तो मैंने पहले इसको क्या करा, इस विषय के बारे में समझा, इससे रिलेटेड मैंने कुछ सामग्री एकजुट करी, फिर मैंने क्या करा, उनको समझा, उसको एनालाइज किया, उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, फिर मैंने कि पीपीटी से हेल्प लेकर आपको समझाने की कोशिश की। एट द एंड मैं आपके पास यूट्यूब के माध्यम से आपको ये मैं पढ़ा पा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। सो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। इस तरीके से एक आप जब रिपोर्ट लिखते हो तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होगे। तो हम देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। तो प्रतिवेदन के प्रकार, पहला है व्यक्तिगत द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन, जो एक इंडिविजुअल पर्सन द्वारा लिखा जाता है। वह प्रतिवेदन है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष विषय पे, घटना पे, योजना पे या समस्या के अध्ययन करके तैयार किया जाता है। इस प्रकार की प्रतिवेदन को तैयार करने की जिम्मेदारी किसी एक अधिकारी, शिक्षक, निरीक्षक, शोधकर्ता या कर्मचारी को ही दी जाती है। ठीक है। सेकंड, समितियों या उप समितियों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन, ऐसा प्रतिवेदन जो किसी कमेटी द्वारा करा जाए या उप समिति द्वारा। ठीक है, जब कोई विषय गंभीर, व्यापक या महत्वपूर्ण होता है तब एक व्यक्ति के बजाय कई विषय मिलकर प्रतिवेदन तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। थर्ड, औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिवेदन। औपचारिक प्रतिवेदन वो होते हैं आधिकारिक कार्यालयों में उपयोग, जैसे कि सरकारी, शैक्षिक, संस्थागत कार्यों में, या भाषा औपचारिक और शुद्ध होती है। उदाहरण के लिए मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होती है, स्कूल रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट। अनौपचारिक जो सरल, मतलब कि इतना ज़्यादा आप ये कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सामान्य जानकारी होती है, उसमें कम औपचारिक भाषा का यूज़ होता है। ठीक है, दैनिक कार्यों में उपयोग किया जाता है जिसका, जैसे कि कक्षा की रिपोर्ट, छोटी सर्वे की रिपोर्ट। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। पुस्तक के अनुसार, आपकी जो पुस्तक है उसी के अनुसार मैंने ये लिखा है, एक अच्छा प्रतिवेदन केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि वह स्पष्ट, प्रामाणिक और उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी प्रतिवेदन है वो कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो और वो बिल्कुल प्रामाणिक हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर वस्तुनिष्ठता, स्पष्टता, सक्षमता, प्रामाणिकता और सुव्यवस्थित प्रस्तुति प्लस निष्कर्ष एवं सुझाव, ये सब उसमें होना चाहिए। ठीक है, प्रतिवेदन क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, अच्छे प्रतिवेदन में केवल समस्या नहीं बताई जाती बल्कि उसका समाधान और सुझाव भी दिया जाता है। तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आप अपनी बुक का आप अपनी हेल्प ले सकते हो। इस वीडियो को पॉज करके इसके आगे जो मैंने लाइंस लिखी है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मुझे थोड़ा सा जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करना है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक ज़रूर करना एंड अपना सजेशंस एंड फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट 3, जिसमें हम अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी, ब्लॉग लेखन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद को इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ शब्द का हिंदी रूप है। इसका अर्थ होता है किसी विषय का एक सीमित और व्यवस्थित भाग। ठीक है, अनुच्छेद किसी रचना का वह भाग होता है जिसमें एक मुख्य विचार को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक अनुच्छेद मतलब कि एक विचार प्लस उसमें भाषा प्लस क्रमबद्ध प्रस्तुति। अनुच्छेद लेखन का महत्व क्या होता है? लेखन कौशल विकसित होता है, विचार शक्ति बढ़ती है, भाषा पर पकड़ मजबूती होती है, अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ाती है। आज के समय में जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिका, ब्लॉग, सोशल मीडिया, ये सभी क्या है? अनुच्छेद लेखन का उपयोग होता है। इन सभी में मतलब अनुच्छेद लेखन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अच्छे अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं? विषय की स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए, सीमित विस्तार होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, क्रमबद्ध विचार होना चाहिए, संगठित प्रस्तुति होनी चाहिए, उपयुक्त शैली होनी चाहिए। ये एक अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं हैं। अनुच्छेद लेखन के प्रकार, वर्णनात्मक अनुच्छेद, ये वे अनुच्छेद होते हैं जो किसी वस्तु, स्थान या घटना का वर्णन किया जाता है, जैसे कि पुस्तकालय का वर्णन। ठीक है, विवरणात्मक अनुच्छेद, देखी या सुनी गई घटना का विस्तार से विवरण करना, जैसे कि यात्रा का वर्णन। विचारात्मक अनुच्छेद, जैसे कि किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करना, जैसे कि शिक्षा का महत्व। ठीक है, कल्पनात्मक भावनात्मक अनुच्छेद, मतलब कोई कल्पना, अगर मैं प्रधानाचार्य या प्रधानमंत्री होता तो ये क्या है? कल्पना या भावनाओं पर आधारित। तो ये है कुछ प्रकार
अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी डायरी लेखन। डायरी लेखन क्या होती है और उसका क्या अभिप्राय होता है, उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। डायरी लेखन का अर्थ है अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं, भावनाओं या अनुभव को लिखना। काफ़ी सारे बच्चे आज भी अपनी डायरीज लिखते हैं। आई होप आप भी लिखते होगे, और जो नहीं लिखता है वो भी लिखे। मैं यही बोलूँगी, आपको ये लिखना चाहिए अपनी लाइफ में ना, ये बहुत अच्छा होता है और अपने को ना बहुत खुशी मिलती है। तो आप बताना कि आप लिखते हो डायरी लेखन या नहीं। डायरी व्यक्ति की निजी अभिव्यक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने ऑनलाइन क्लास ली और छात्रों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। ठीक है। डायरी लेखन का महत्व और प्रक्रिया। आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है ये। मानसिक संतुलन, आत्मविश्लेषण, भावनाओं की अभिव्यक्ति। प्रक्रिया, इसमें तिथि लिखना होता है, समय लिखें, दिन की घटना लिखते हैं, सरल और सच्ची भाषा का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है। अब देखते हैं संवाद। ठीक है। संवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप। संवाद भावों और विचारों का अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने पूछा तुमने होमवर्क किया था क्या? स्टूडेंट ने बोला हाँ जी मैम हमने किया। ठीक है। मैंने आपसे पूछा आपको वीडियो पसंद आई ना, आपको पार्ट 2 चाहिए? तो आपने बोला येस पार्ट 2 चाहिए। तो ये क्या हुआ? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप। ठीक है। संवाद का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक बातचीत। ठीक है। उनके बीच में अपने भावों और विचारों का अभिव्यक्त का सशक्त माध्यम है। ठीक है। संवाद का महत्व भावनाओं को स्पष्ट करता है, कथा और नाटक में महत्वपूर्ण होता है, संप्रेषण को प्रभावी बनाता है, वास्तविक जीवन में उपयोग। संवेद लेखन की प्रक्रिया, विषय का चयन, पात्रों का निर्धारण, सरल भाषा का प्रयोग, स्वाभाविक वार्तालाप, तार्किक कर्म। आप देखोगे कि हर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हर चीज़ सेम है, तो इसको आप माइंड में हमेशा अपने पेपर के टाइम पे भी बनाए रखना। नेक्स्ट देखते हैं आपका ब्लॉग लेखन अभिप्राय। देखते हैं उसका ब्लॉग लेखन से क्या अभिप्राय है। तो बेसिकली ब्लॉग लेखन का अर्थ होता है एक डिजिटल माध्यम, मतलब कि इंटरनेट पर अपने विचार लिखना। ब्लॉग लिखना एक प्रकार का डिजिटल डायरी है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने सारे टॉपिक कवर किए, आपको बताया कि ये क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक ब्लॉग है एक तरीके का। कोई जाता है ट्रैवल करने तो वहाँ का बताता है ना कि ये बहुत अच्छा है, ये जगह बहुत अच्छी है, ये जगह में ये फूड बहुत फेमस है, ये डांस बहुत फेमस है, ये प्लेस बहुत फेमस है। सो आप लोग क्या करते हो, वो आपकी यूज़फुल होता है ना। तो कभी कोई पर्सनल ब्लॉग बनाता है, कोई आपको जानकारी देने के लिए बनाता है, कोई आपको अपने साथ विचार बताता है, कोई आपको ट्रैवल्स ब्लॉग्स बनाता है। ठीक है। तो जैसे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, उसी तरह ब्लॉग पर भी छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं संपादकीय लेखन। लेखन से क्या अभिप्राय है, महत्व क्या है, उसके प्रकार क्या, पहले ये देखते हैं। लेखन का अभिप्राय है अपने विचारों और अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त करना। सिंपल। लेखन रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेखक अपने अनुभव, भाव और विचारों को शब्दों में ढालता है। लेखन के लिए अध्ययन, अनुभव और संवेदनशीलता आवश्यक है। महत्व क्या है इसका? समाज की समस्याओं को उजागर करना, जनमत निर्माण करना, ज्ञान का प्रसार करना। प्रकार क्या है? साहित्यिक लेखन, पत्रकारिता लेखन, व्यावसायिक लेखन, कार्यालयीन लेखन और सांप्रदायिक लेखन। ये सारे क्या है, इसके प्रकार हैं। संपादक और संपादकीय के बारे में देखते हैं। संपादकीय का लेखक कौन होता है? संपादक होता है, जो समाचार पत्र या पत्रिका में से जुड़ा होता है। संपादक की भूमिका देखते हैं। समाचार पत्र की नीति तय करना, महत्वपूर्ण विषय पर विचार प्रस्तुत करना, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करना, जनमत को दिशा देना, ये सभी संपादक की भूमिका है। संपादकीय समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें समाचार का विश्लेषण, टिप्पणी, विचार, नीति, दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। संपादकीय का स्वरूप देखते हैं। संपादकीय समाचार पत्र के संपादकीय स्तंभ में नियमित लिखा जाने वाला लेख है। तो इसकी विशेषता क्या है? ये 500 से 1000 शब्द का होता है, तर्कपूर्ण होता है, इसमें तथ्य आधारित होता है, सामाजिक या राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखा जाता है। इसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं? ये समाचार की पृष्ठभूमि, घटना का विश्लेषण, कारणों का व्याख्या, सुझाव और निष्कर्ष। ये था कुछ संपादकीय लेखन के बारे में। अब इसके कुछ भेद देखते हैं। संपादकीय को सामान्यतः निम्न प्रकारों में बांटा जाता है। पक्ष संपर्क प्रशासनात्मक संपादकीय किसी घटना या नीति का समर्थन करता है, किसी समस्या का घटना की आलोचना करता है, घटना की गहराई से विश्लेषण करता है, किसी जटिल विषय को सरल भाषा में समझाता है। क्या? संपादकीय लेखन विभिन्न सामाजिक या सामान्य विषयों पर आधारित होता है। तो आपको समझ में आया कि संपादकीय लेखन क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। वो 500 से 1000 वर्ड्स का ही होता है, बेसिकली सामाजिक और सामान्य विषयों पर ही आधारित होता है। ठीक है। जिसमें सरल भाषा का उपयोग होता है और साथ ही साथ एक घटना के बारे में गहराई का विश्लेषण होता है। गहराई में मतलब कि डिटेल में। ठीक है। संपादकीय के तत्व और गुण देखते हैं। संपादकीय तत्व और गुण, यह तत्व आपके तथ्य पर फैक्ट बेस्ड है। जो तथ्यपरकता संपादकीय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये वह तथ्य पर आधारित हो। इसमें लेखक को बिना प्रमाण के अपनी बात नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है। ये आप ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना।
मैंने इसमें सब चीज़ मेंशन करी है। हम अब क्वेश्चंस देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है संप्रेषण और संचार के पारंपरिक संबंध को उद्घाटित कीजिए, ठीक है, या संप्रेषण की प्रक्रिया पर रेखांकित डालिए। तो ये काफ़ी ईजी है और स्कोरिंग है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर में से ही पूछा गया है। और इनफैक्ट ये सिलेबस और ये आपका पेपर बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग है। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो इसको और ईजी है काफ़ी, जो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप अपनी बुक का यूज़ कर लेना। बाकी मैंने आपको पूरे यूनिट का एक छोटी सी वीडियो में ट्राई किया है सबको समझाने का। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको ऐसी अच्छी लगती है, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, प्लीज़ अपना फीडबैक ये ज़रूर दिया करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, संप्रेषण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। संप्रेषण के विभिन्न बाधक तथ्य पर प्रकाश डालते हुए इनके निवारण पर प्रकाश डालिए। देखिए क्वेश्चन वही है और मैंने वही टॉपिक्स आपको क्लियर भी कराया। संप्रेषण का अर्थ बताते हुए, ये जताते नहीं है बताते हैं, तो ये थोड़ा गलत लिख गया है। प्रभावी संप्रेषण के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार लिखिए। प्रभावी संप्रेषण में भाषा कौशल के महत्व को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संवाद लेखन की मुख्य विशेषताएं पर प्रकाश डालिए या एक अच्छे संपादकीय को मुख्य लक्षणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। मैंने ये सब चीज़ें आपको मेंशन करी हैं, आप देखना वीडियो में है, और कुछ नहीं है तो आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। डायरी लेखन, ब्लॉग लेखन, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली अपने अकॉर्डिंगली इसको पढ़ना, और ये पेपर में पूछा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड भी है ये क्वेश्चंस, तो इसको स्किप मत करना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के विविध प्रकारों का विस्तृत विवेचन कीजिए या सर्वेक्षण का क्या तात्पर्य है, एक अच्छे सर्वेक्षण की विभिन्न गुणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। मेरिट्स आ सकती है, डीमेरिट्स आ सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये जो रेड मार्क है क्वेश्चन नंबर 7 में, इनको अच्छे से कर लेना। ये काफ़ी बार ना शॉर्ट नोट्स में आए हुए हैं, तो इनको बिल्कुल स्किप मत करके जाना, ठीक है। इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।